जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटनाचक्र पूर्वावलोकन सीरीज में, जिसमें लोग कर रहे हैं समान भूगोल। तो हम लोगों ने भारत का भूगोल पूरा कर लिया था। अब शुरू होने वाला है विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल का पहला चैप्टर है ब्रह्मांड, और उसी तरह से हम यह पूरा बुक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे। और अगर आप लोगों ने पहले के भारत के भूगोल के सीरीज को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए इसे चेक कीजिए और अपनी रिवीजन को और अच्छा से मजबूत कीजिए। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक इस वीडियो को आसानी से हम पहुँचाया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेक्शन, जहाँ से हम लोगों ने पिछले सेक्शन में छोड़ा था, और विश्व का भूगोल आज यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो कि बीपीएससी 70 देने वाले हैं, या फिर पीसीएस देने वाले हैं, या फिर यूपीएससी देने वाले हैं, या फिर कोई भी अन्य एग्जाम देने वाले हैं जिसमें भूगोल की एक अहम भूमिका रहती है। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचा, ताकि उन्हें भी अपना रिवीजन करने का मौका मिले और वह भी अच्छे से अपने रिवीजन को मजबूत कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेक्शन। तो यहाँ हम आ गए विश्व के भूगोल पर, जिसमें पहला है ब्रह्मांड और उसमें पहला सेक्शन है सामान्य अवधारणा। तो आइए इसके पहले प्रश्नों से देखते हैं क्या क्या है, और इसी तरह से हम यह पूरा बुक कंप्लीट करने वाले। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और अपना रिवीजन करते रहें। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है तो बी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मांड की। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए वेगनर। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो बी ऑप्शन ए वेगनर के द्वारा। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है तो ए ऑप्शन हो जाएगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है कैसे? तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है कितना? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। तारे का रंग सूचक है तो डी ऑप्शन हो जाएगा उसके ताप का। तारे का रंग सूचक है किसका? तो डी ऑप्शन उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। यह देखिए यूपी पीसीएस का पूछा हुआ है 1997 का क्वेश्चन। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते कहलाती है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। श्याम विवर होता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिमट गया तारा। श्याम विवर होता है क्या? तो सिमट गया तारा। यह भी यूपी पीसीएस का है 2019 का क्वेश्चन। तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो बी ऑप्शन होगा बी ऑप्शन कृष्ण विवर। तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या है? तो बी ऑप्शन होगा कृष्ण विवर। यह भी देखिए यूपी पीसीएस का पूछा हुआ है, तो ये यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रोत्साहित किया गया था तो सी ऑप्शन हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो सी चंद्रशेखर के द्वारा, एस चंद्रशेखर के द्वारा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी तो सी ऑप्शन हो जाएगा एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? तो एस चंद्रशेखर। यह भी देखिए यूपी पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न है। आइए देख लेते हैं इसे भी। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिससे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। यह बिल्कुल सही है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यह देखिए यूपी पीसीएस में यह 2 बार पूछा हुआ है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ज्योग्राफी का, तो इसे आप लोग जरूर पहुंचाइएगा उन सभी लोगों तक जो इस तरह की एग्जाम की तैयारी करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है इसका? सी ऑप्शन बहुत उच्च घनत्व। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण या रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है? तो सी ऑप्शन होगा बहुत बड़ा घनत्व। सुपरनोवा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक मृतप्राय तारा। सुपरनोवा क्या है? तो एक मृतप्राय तारा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल कॉन्स्टलेशंस है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 88। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल या कॉन्स्टलेशन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 88। निम्नलिखित में कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो इसमें देखना कौन सा नहीं है। तो कृष्ण मास्टर हो जाएगा जो कि नहीं है, बाकी क्वासर हो जाएगा और पल्सर और भंगुर तारा हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। कृष्ण मास्टर। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विजिटर तारा नहीं पाया जाता, बाकी पल्सर पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है और क्वासर पाया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है।
एक निश्चित आकृति में अवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो बी ऑप्शन होगा नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है क्या, तो बी ऑप्शन हो जाएगा नक्षत्र। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है, तारे का नाम क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बीटलग्यूज। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है, तारे का नाम क्या है, तो सी ऑप्शन होगा बीटलग्यूज। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि, तो क्या दिखाई पड़ेगा देख लेते हैं। आकाश स्याह काला है, यह बिल्कुल सही है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं, यह भी बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के ताप तल के ताप से कहीं अधिक है, यह गलत है, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। एक और दो सही है। फिर से देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा क्या, तो पहला है आकाश स्याह काला है, यह बिल्कुल सही है। तारे टिमटिमाते नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन होगा। एक और दो इसमें सही है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, तो बी ऑप्शन होगा दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी, तो दूरी की। या देखिए ये एमपीपीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है, तो एमपीपीसीएस के लिए भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है क्या, तो डी ऑप्शन होगा प्रकाश वर्ष। या देखिए उत्तराखंड पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है, तो स्टेट पीसीएस के लिए भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो डी ऑप्शन होगा प्रकाश वर्ष। यदि एक प्रक्षेप तारों को क्षितिज से लंबित उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा विषुवत रेखा पर। यदि एक प्रक्षेपक तारे को क्षितिज से लंबित उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कहाँ, तो ए ऑप्शन विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। फिर से, एक व्यक्ति काले अंधेरे रात में रेगिस्तान में अकेले खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा, तो सी ऑप्शन है। ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चले। जिस तारामंडल के ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वह है कौन सा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सप्तऋषि। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वह कौन सा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सप्तऋषि। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं है, वाइट नहीं है, बाकी टेलीमीटरिंग है, भारहीनता है और सिसलुनर है। डी ऑप्शन इसमें नहीं है, वाइट नहीं है। अगला प्रश्न, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, सिंटरिंग थियरी और स्टैलर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं, तो ए ऑप्शन रहेगा ब्रह्मांड के प्रक्षेपण और बोध के लिए। फिर से देखते हैं, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं, तो ए ऑप्शन रहेगा ब्रह्मांड के प्रक्षेपण का बोध के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मानक समय। निम्नलिखित में से कौन एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मानक समय नहीं है। बाकी उष्णकटिबंधीय वर्ष है, चंद्रमास है और दिवस है। अगला हमारा सेक्शन है सौरमंडल। तो इस सौरमंडल से जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। एक बार आप सौरमंडल पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सूर्य है, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो। फिर उसी बीच में है क्षुद्रपेटी, धूमकेतु, कुपर बेल्ट। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, निहारिका नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें निहारिका। यह देखिए बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो डी ऑप्शन होगा कोपरनिकस। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोपरनिकस। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थे कौन, तो सी ऑप्शन होगा कोपरनिकस। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थे कौन, तो सी ऑप्शन कोपरनिकस। वह वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु नहीं है।
बी ऑप्शन हो जाएगा कॉपरनिकस। वह वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु नहीं है, तो बी ऑप्शन होगा कॉपरनिकस। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ए ऑप्शन होगा निकोलस कॉपरनिकस। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ए ऑप्शन होगा निकोलस कॉपरनिकस। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे सौर परिवार के संदर्भ में ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, तो बी ऑप्शन होगा 9। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो बी ऑप्शन 9। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्लूटो को इस समय ग्रह माना गया था। यह प्रश्न काफ़ी पुराना है, देख लीजिए। यह यूपी पीसीएस का 1992 का प्रश्न है। उस समय प्लूटो को हटाया नहीं गया था, तो इसीलिए इसमें 9 ग्रह दिखाए जा रहे हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है, तो बी ऑप्शन होगा बृहस्पति और शनि। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है, तो बी ऑप्शन होगा बृहस्पति और शनि। निम्नलिखित ग्रहों को उनके सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले हो जाएगा पृथ्वी, फिर उसके बाद आएगा बृहस्पति, फिर उसके बाद यूरेनस, फिर लास्ट में आ जाएगा प्लूटो। ए ऑप्शन 2 3 4 1, पहले पृथ्वी, फिर बृहस्पति, फिर यूरेनस, फिर प्लूटो। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बुध एवं शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से, तो बुध एवं शुक्र हैं। पृथ्वी स्थित है, तो ए ऑप्शन शुक्र एवं मंगल के मध्य। पृथ्वी स्थित कहाँ है, तो शुक्र एवं मंगल के मध्य। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, तो बी ऑप्शन इसमें सत्य है, यह अप्रकाशवन होते हुए भी चमकते हैं। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो यह अप्रकाशवन होते हुए भी चमकते हैं। अगला सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है विशेष लक्षण और ग्रह के नाम, तो आइए देख लेते हैं एक करके। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह, तो यह हो जाएगा प्लूटो। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, तो यह हो जाएगा बुध। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, तो यह हो जाएगा शुक्र। और सौरमंडल से निकटतम ग्रह, तो यह हो जाएगा, अच्छा नहीं सॉरी हम उल्टा बोल दिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो प्लूटो, यह बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो यह हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल से सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, तो यह हो जाएगा शुक्र। और सौरमंडल से निकटतम ग्रह, तो यह हो जाएगा बुध। डी ऑप्शन 4 3 2 1, 4 3 2 1। अगला प्रश्न, सूर्य के निकटतम ग्रह है कौन सा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बुध। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बुध। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, यह भी सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, यह भी सही है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, यह गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें जाएगा, डी ऑप्शन इसमें गलत है। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाई तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा बृहस्पति, फिर हो जाएगा शनि, फिर हो जाएगा वरुण, फिर हो जाएगा पृथ्वी। सी ऑप्शन 1 4 2 3, 1 4 2 3। पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, फिर पृथ्वी। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस है जो विद्यमान होती हैं, तो इसका आंसर 4 मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है, तो फ्लोरिडा नहीं है, बाकी बुध है, शुक्र है और शनि है, तो बी ऑप्शन इसमें गलत है, फ्लोरिडा। अगला प्रश्न, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किस संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी जैसी ग्रहों की खोज। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किस संदर्भ में अक्सर देखा जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसी ग्रहों की खोज। अगला सुमेलित करने के लिए दिया सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलाते हैं। तो ग्रह हो जाएगा यूरेनस, उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा, पुष्तल तारा हो जाएगा हेली और कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा मेराइनर। ए ऑप्शन 2 1 4 3, 2 1 4 3। फिर से देखते हैं, ग्रह हो जाएगा यूरेनस, उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा, पुष्तल तारा हो जाएगा हेली और कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा मेराइनर। अगला प्रश्न, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो डी ऑप्शन होगा सूर्य। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो डी ऑप्शन होगा सूर्य। और ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर है सूर्य। तो आइए इससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, तो इसका आंसर 4 मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो बी ऑप्शन होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे, तो बी ऑप्शन नाभिकीय संलयन द्वारा। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, सी ऑप्शन केवल पूर्णतया पृथ्वीचिह्न पर के परिधीय क्षेत्र में। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल
पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिपदा न्यू मून डे। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा न्यू मून डे पर। प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल अमावस्या। प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है कैसे? तो बी ऑप्शन है केवल अमावस्या। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सी ऑप्शन चंद्रमा और सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सी ऑप्शन चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। खगास या पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि ये ऑप्शन पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। खगास या पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि तो सी ए ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रभामंडल या हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सी ऑप्शन पश्चात मेघों के हिमस्ट्रिफों में। प्रकाश सूर्य का प्रभामंडल या हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पश्चात मेघों के हिमस्फटिकों में। एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है। ए ऑप्शन पृथ्वी से सूर्य के बीच। एक खगोलीय एकक या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है क्या? तो ए ऑप्शन पृथ्वी से सूर्य के बीच की। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 150 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर्स। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो ए ऑप्शन हो जाएगा 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब? तो सी ए ऑप्शन 3 जनवरी को। सूर्य का आकाश पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 109 गुना। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो सी ऑप्शन 109 गुना। अगला सेक्शन है बुध। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घावृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गति ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए से। फिर से, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घावृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गति ऊर्जा अधिकतम होती है वह चिन्हित किया गया है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ए से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बी ऑप्शन होगा बुध। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बी ऑप्शन बुध। निम्नलिखित ग्रह युगों में से कौन सा बिना उपग्रह के है? तो डी ऑप्शन होगा बुध और शुक्र। निम्नलिखित ग्रह युगों में कौन सा बिना उपग्रह के है? तो डी ऑप्शन होगा बुध और शुक्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चतुर्थ ध्रुवीय निर्धारित करता है? यह बिल्कुल सही है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। यह गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल एक हो जाएगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखना इसमें कौन सा सही है। तो किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षुष ध्रुवीय निर्धारित करती है। यह बिल्कुल सही है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक होता है। यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन होगा केवल एक। अगला चैप्टर हमारा है शुक्र। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को जो भी पूछा गया उसे देखते एक एक करके। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो बी ऑप्शन शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो बी ऑप्शन होगा शुक्र। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो सी ऑप्शन होगा शुक्र को। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो सी ऑप्शन शुक्र को। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन होगा शुक्र। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन होगा शुक्र। कथन कारण वाला प्रश्न है, देख लेते हैं। शुक्र या वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। यह बिल्कुल सही है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतम उच्च स्तर है। यह भी बिल्कुल सही। तो ए ऑप्शन होगा। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। फिर से देखते हैं। शुक्र या वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। यह बिल्कुल सही है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। यह भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। अगला, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम है? तो बी ऑप्शन होगा शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो बी ऑप्शन शुक्र। मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? तो डी ऑप्शन होगा शुक्र। मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? तो डी ऑप्शन शुक्र।
अगला सेक्शन हमारा पृथ्वी। तो आइए से जुड़े प्रश्न को देखते हैं करके। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो ए ऑप्शन अरस्तु। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है? तो सी ऑप्शन ग्रीन प्लैनेट। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सी ऑप्शन ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी का व्यास है सी ऑप्शन 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना? तो 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अंतरिक्ष द्वारा दूसरे स्थान पर किसी बिंदु का वजन घटता है? तो यह बिल्कुल गलत है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। एस गलत है परंतु आर सही है। फिर से, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, यह बिल्कुल गलत है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है? तो सी ऑप्शन श्यान द्रव। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है? तो सी ऑप्शन होगा श्यान द्रव। भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? तो ए ऑप्शन ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग? तो सी ऑप्शन 8 मिनट। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना? तो सी ऑप्शन 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? तो ई ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी का सर्वाधिक समीप है? तो सी ऑप्शन होगा सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी का सर्वाधिक समीप है? तो सी ऑप्शन होगा सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? तो बी ऑप्शन होगा मंगल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मंगल। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह क्या है? तो ए ऑप्शन शुक्र। क्या देखिए, यूपी पीसीएस में इसे कितनी बार पूछा गया और उत्तराखंड पीसीएस में भी इसे पूछा गया है। अगला प्रश्न, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग? तो बी ऑप्शन 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग कितना? तो बी ऑप्शन 365.25 दिन। यह बीपीएससी का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य की चक्कर लगाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह देखिए आईएसपीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है 2006 का। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगातार किस मध्य वेग से सूर्य की चक्कर लगाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो इसका आंसर 4 मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। पृथ्वी का भूभाग्य रेखीय परिधि है लगभग? बी ऑप्शन 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की भूभाग्य रेखीय परिधि लगभग है कितनी? तो बी ऑप्शन 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की परिक्रमा ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है? तो डी ऑप्शन होगा दीर्घावृत्ति धुरी से 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी की परिक्रमा ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा दीर्घावृत्ति धुरी से 23.5 डिग्री पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह देखना है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र पर 23.5 डिग्री आनत है, यह बिल्कुल गलत है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है, तो यह भी गलत है। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवतीय रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरता है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन होगा केवल 3 इसमें सही। फिर देखते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय विषुवतीय रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरता है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन होगा केवल 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए, तो देखना इसमें कौन सा सही है। पृथ्वी के अक्ष से उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। 45 डिग्री अक्ष की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, यह गलत है। पृथ्वी के अक्ष की समानांतर होती है, यह बिल्कुल गलत है। अपसौर एफेलियन अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन का 1 और 3 सही है, सॉरी 1 और 3 इसमें सही है, 2 और 4 गलत है। फिर से, पृथ्वी के अक्ष से उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। और पृथ्वी के अक्ष की समानांतर है, यह बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न, दिन रात जिस कारण होता है वह है? तो बी ऑप्शन होगा भू परिभ्रमण। दिन रात जिस कारण होता है वह है क्या? तो बी ऑप्शन होगा भू परिभ्रमण।
जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, बी ऑप्शन भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ, तो बी ऑप्शन भूमध्य रेखा पर। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और ध्रुव पर 23.5 अंश का झुकाव। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति के किस विशेषता से होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और ध्रुवों पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव। अगला प्रश्न, मौसम बदलने का क्या कारण है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकाव होना। मौसम बदलने का क्या कारण है, तो सी ऑप्शन होगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकाव होना। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, उदाहरणार्थ दिल्ली शहर दिन में, उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे। वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में समानता अधिक होता है क्योंकि, बी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। फिर से देखते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, उदाहरणार्थ दिल्ली शहर दिन में, उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे। वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में समानता अधिक होता है क्योंकि, बी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। अगला प्रश्न, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी, तो सी ऑप्शन होगा हमारी वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, यह बिल्कुल गलत है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो ए गलत है परंतु आर सही है, डी ऑप्शन। फिर से, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं, यह बिल्कुल गलत है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। पृथ्वी के परिता घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी के परिता उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। पृथ्वी के परिता घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, डी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी के परिता उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, तो डी ऑप्शन होगा निकिल और फेरस। पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा निकिल और फेरस। पृथ्वी ग्रह के संरचना में प्रावर या मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है, तो सी ऑप्शन होगा लोहा। पृथ्वी ग्रह के संरचना में प्रावर या मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है, तो सी ऑप्शन होगा लोहा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन होगा 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन होगा 22 अप्रैल। पृथ्वी के अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है, तो ए ऑप्शन होगा 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ कौन सा है, तो ए ऑप्शन होगा 23.5 डिग्री। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, यह बिल्कुल सही है। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, यह बिल्कुल गलत है। जब जीवित जीव पैदा हुआ उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, यह बिल्कुल सही है। जब जीवित जीव पैदा हुआ उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन होगा केवल 1 और 3 इसमें सही है। इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ए ऑप्शन होगा आर्यभट्ट। इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है, तो ए ऑप्शन होगा आर्यभट्ट। हमारा अगला चैप्टर है मंगल। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव का समतुल्य है, सही है किसके लिए, तो डी ऑप्शन होगा मंगल के विषय में।
एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। सही है किसके लिए? तो डी ऑप्शन होगा मंगल के विषय में। कथन कारण वाला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। यह बिल्कुल गलत है। मंगल ग्रह की व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन होगा ये गलत है परंतु आर सही है। फिर से देखते हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। यह बिल्कुल सही है। मंगल ग्रह के व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। यह बिल्कुल सही है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बर्फ, छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बर्फ, छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो सी, बी और सी दोनों हो जाएगा मंगल और यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो बी और सी में दोनों हो जाएगा मंगल और यूरोपा पृथ्वी बृहस्पति का एक चंद्रमा। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 26 मई 2008। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 26 मई 2008 को। अगला चैप्टर है बृहस्पति। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमों में खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमों की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो ने। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ए ऑप्शन बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा बृहस्पति। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बी ऑप्शन होगा बृहस्पति। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बी ऑप्शन होगा बृहस्पति। बृहस्पति का वलय होता है? तो ए ऑप्शन रहेगा सिलिकेटों का बना हुआ। बृहस्पति का वलय होता है किसके लिए? तो सिलिकेटों का बना हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? तो सी ऑप्शन होगा शनि। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? तो सी ऑप्शन होगा शनि। अगला हमारा चैप्टर है शनि। तो ऐसे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। शनि शुक्र सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना वर्ष? तो सी ऑप्शन 29.5 वर्ष। शनि शुक्र के चारों ओर एक चक्कर लेने में लेता है कितना? तो सी ऑप्शन 29.5 वर्ष। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शनि। किस ग्रह के चारों ओर वलय मतलब रिंग्स है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शनि। अपने यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्न में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शनि। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्न में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शनि का। शनि ग्रह सी ऑप्शन नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शनि का। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शनि का। अगला हमारा सेक्शन है अरुण वरुण एवं प्लूटो। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सौरमंडल में संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें सही कथन देखना है। तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यह गलत है। शनि की उपग्रह गैमिनार्ड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यह भी सही गलत है। नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के विलयों से घिरा रहता है, यह बिल्कुल सही है। फोबोस एवं डायमस मंगल के 2 उपग्रह हैं, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा केवल 3 और 4 इसमें सही है। फिर से देखते हैं सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यह गलत है। शनि के उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यह बिल्कुल गलत है। नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के विलयों से घिरा रहता है, यह बिल्कुल सही है। और फोबोस एवं डायमस मंगल के 2 उपग्रह हैं, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें जो केवल 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न,
यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है कितना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 84 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है कितना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 84 वर्ष। वर्ष दीर्घतम होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो पर। वर्ष दीर्घतम होता है किस पे, तो ए ऑप्शन प्लूटो पर। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो सी ऑप्शन होगा प्लूटो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो सी ऑप्शन होगा प्लूटो। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो। सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह है, तो ए ऑप्शन नेपच्यून। सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा, तो ए ऑप्शन नेपच्यून। कौन सा ग्रह और जगत का सबसे दूर का ग्रह है, तो सी ऑप्शन होगा कभी अरुण कभी यम। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है, तो सी ऑप्शन होगा कभी वरुण कभी यम। यद्यपि समानता प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घावृत्ति है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 में आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है, तो कौन सा दूरस्थ है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा नेपच्यून। यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घावृत्ति है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 से आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है, तो कौन सा सबसे दूरस्थ है, तो डी ऑप्शन होगा नेपच्यून। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, तो ए ऑप्शन प्लूटो का। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसका, तो ए ऑप्शन प्लूटो का। अगला सेक्शन हमारा है चंद्रमा। इससे जुड़े प्रश्नों को आइए करके देखते हैं। मानव ने चंद्रमा का पहला कदम कब रखा, तो डी ऑप्शन 1969 में। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, तो डी ऑप्शन 1969 में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन चंद्रमा पर। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ, चंद्रमा का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख है, यह बिल्कुल सही है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जितना वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करती है। यह गलत है, तो ए सही है परंतु आर गलत है। तो सी ऑप्शन फिर से देखते हैं इसका आंसर। चंद्रमा का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है, यह बिल्कुल सही है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है, तो यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है, यह बिल्कुल सही है। अपने अक्ष पर चंद्रमा का घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। फिर से पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, यह बिल्कुल सही है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि। बी ऑप्शन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि। बी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो बी ऑप्शन होगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। चंद्र ग्रहण होता है जब, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्र ग्रहण होता है जब, बी ऑप्शन, पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच आ जाता है। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्ण चंद्र। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्ण चंद्र में। अगला प्रश्न, 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा की चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने का मुख्य उत्तरदायी कारण था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपभू। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारण क्या था, तो डी ऑप्शन होगा, उपभू। जब
अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है कितना, तो बी ऑप्शन होगा 90 डिग्री। बेमेन ओडम को चुनिए, ऑडमैन को चुनिए, तो सी ऑप्शन होगा चंद्रमा। बाकी मंगल, बुध और पृथ्वी तीनों ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो ए ऑप्शन होगा चंद्रमा ग्रह नहीं है। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, ग्रह हो जाएगा यूरेनस, उपग्रह जो है हो जाएगा चंद्रमा और पुस्तल तारा हो जाएगा मैरिनर। इसमें ए हो जाएगा, ए का 2 बी का 1। अच्छा, कृत्रिम उपग्रह भी है, तो कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा मैरिनर और पुस्तल तारा हो जाएगा हेली। ए ऑप्शन हो जाएगा 2143, 2143। अगला है ब्लू मून परिघटना होती है, तो ए ऑप्शन जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। ब्लू मून परिघटना होती है कैसे, तो ए ऑप्शन जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, बी ऑप्शन। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो बी ऑप्शन होगा उसका भार घट जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, ए ऑप्शन हो जाएगा 364,000 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितना है, तो 364,000 किलोमीटर। एक देश अपने सेलिनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिकी अन्वेषण परीक्षणाकृत को चंद्रमा के कक्ष में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला देश है, तो ये ऑप्शन होगा जापान। एक देश अपने सेलिनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिकी अन्वेषण परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्ष में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो ये ऑप्शन होगा जापान। तो अगला चैप्टर हमारा है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह आप लोग देख सकते हैं मंगल एवं बृहस्पति के बीच में आता है, सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ग्रह के, तो उसे बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। आगे से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। मंगल और बृहस्पति के कक्षों के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल को छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं, तो डी ऑप्शन रहेगा क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैलों के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं, तो डी ऑप्शन रहेगा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें कौन सा सही है यह देखना है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे है, यह बिल्कुल सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, यह बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि के कक्षाओं के मध्य स्थित है, यह गलत है। तो इसमें 1 और 2 सही होगा, मतलब सी ऑप्शन 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं, या जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड में हैं या जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह कौन से हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है, तो आइए इसके बीच अंतर देखते हैं। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानीय ग्रहकाएँ प्लेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु हिम शीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टान और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं, यह बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल की परिक्रमा पथ के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं, यह गलत है। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह या नहीं दर्शाते, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 3 इसमें सही है, 2 नंबर इसमें स्टेटमेंट गलत है। अगला धूमकेतु एवं उल्का, तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा और आप इसे कितने लाभान्वित हुए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो यूपीपीसीएस या फिर बीपीएससी या फिर यूपीएससी देने वाले हैं, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे ताकि उनका रिवीजन अच्छे से हो सके और वह इससे लाभान्वित हो सके। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहें, देखते रहें, और जितना ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आपका तैयारी होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।